अमेरिका में बसे भारतीय मूल के बिजनेसमैन और एंटी खालिस्तानी एक्टिविस्ट सूखी चहल की रहस्यमय मौत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा और संदेह का माहौल बना दिया है। चहल न सिर्फ एक बिजनेस टाइकून थे, बल्कि खालसी टुडे के संस्थापक के तौर पर खालिस्तानी नेटवर्क के खिलाफ अमेरिका में सबसे तेज आवाज माने जाते थे। वे भारतीय मूल के नागरिकों को लगातार ये समझाती रही कि कैसे खालिस्तानी कट्टरपंथ भारत की अखंडता के साथ अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। उनकी अचानक मौत उस वक्त हुई जब वे 17 अगस्त को वाशिंगटन डीसी में प्रस्तावित खालिस्तान जनमत संग्रह के विरोध में मीडिया अभियान और समुदाय सम्मेलन चला रही थी। गुरुवार 31 जुलाई 2025 की रात वे कैलिफोर्निया में अपने एक परिचित के घर डिनर पर गए थे। वहीं कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्होंने दम तोड़ दिया। चहल के नजदीकी जसपाल सिंह और बटा सिंह कलेर ने पुष्टि की कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। वे इससे कभी डरे नहीं, बल्कि अमेरिका की नीति निर्माण संस्थाओं और भारतीय प्रवासी समाज को लगातार आगाह करते रहे। मौत की टाइमिंग, उनका पब्लिक प्रोफाइल और खालिस्तानी विरोधी रवैया, ये सभी चीजें सवाल खड़े करती है। क्या ये महज संयोग था या पूर्व नियोजित साजिश? स्थानीय पुलिस इस मौत को फिलहाल अप्राकृतिक मान रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। लेकिन अमेरिका और भारत दोनों जगह सोशल मीडिया पर कई लोग इस मौत को पॉइजनिंग या किलिंग एक्टिविस्ट के तौर पर देख रही है। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल उठाया है कि क्या अमेरिका में भारत विरोधी ताकतें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि वे अब अपने विरोधियों को चुप कराने की हद तक जा सकती हैं। अगर पोस्टमार्टम में कुछ संदिग्ध निकलता है तो यह मामला अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। भारत सरकार और अमेरिका में भारतीय दूतावास की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वाशिंगटन स्थित भारतीय राजनयिक इस मामले को करीब से ट्रैक कर रही है। भारत की जवाबी ताकत अब और घातक हो रही है। पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए हमले में इस्तेमाल हुआ स्टार्मवम SAAW 100 अब स्मार्ट से सुपर स्मार्ट बन रहा है। ये वही बम है जिसने 10 मई 2025 को रहीम यार खान को निशाना बनाकर पाकिस्तान के सैन्य नेटवर्क को गहरी चोट दी थी। इस हमले के बाद एयरबेस अभी तक ऑपरेशनल नहीं हो पाया है। अब यही हथियार एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल में तब्दील होने जा रहा है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस बम को अपग्रेड कर रहा है। मौजूदा स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन की रेंज 100 किलोमीटर है, लेकिन अपग्रेडेड वर्जन की मारक क्षमता 200 किलोमीटर से भी अधिक होगी। इस नए वर्जन में टर्बोजेट इंजन, अतिरिक्त ईंधन टैंक और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर जैसी आधुनिक तकनीकों को जोड़ा जा रहा है, जिससे यह बम अब स्टैटिक टारगेट्स के साथ साथ मोबाइल टारगेट्स जैसे रडार, ट्रक, मिसाइल लॉन्चर और फील्ड फोर्स को भी निशाना बना सकेगा। अब यह बम सिर्फ रनवे को नहीं तोड़ेगा, बल्कि दुश्मन की हर रणनीतिक संपत्ति को सटीकता से खत्म करेगा, चाहे मौसम जैसा भी हो, अंधेरा हो, कोहरा हो या फिर बारिश। इस बम को भारतीय वायुसेना के तेजस MK-1A, सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के साथ एकीकृत किया जा रहा है। एक सुखोई 30 लड़ाकू विमान एक बार में 20 से 32 SAAW ले जा सकता है, यानी एक ही स्क्वाड पूरा दुश्मन एयरबेस नेटवर्क ठप कर सकता है। बात सिर्फ तकनीक की नहीं है, रणनीति की भी है। इस बम को पहले एक सिंपल ग्लाइड बम के तौर पर 2016 में टेस्ट किया गया था, जो GPS और INS आधारित नेविगेशन से चलता था। लेकिन अब यह बम भारतीय वायुसेना की फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी का हिस्सा बनने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इसका अगला परीक्षण जल्द ही चांदीपुर या पोखरण रेंज में किया जाएगा और इसके बाद इसे पूरी तरह से भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। और यह सिर्फ एक बम नहीं, बल्कि मेड इन इंडिया वॉर मशीन बन चुका है। यह बिना पायलट को खतरे में डाले दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों को भी सर्जिकल स्ट्राइक की तरह नष्ट कर सकता है। ताइवान जलडम रूमद फिर एक तनाव का बादल मंडराने लगा है। चीन ने शुक्रवार को सरकारी चैनल के माध्यम से एक फुटेज जारी किया, जिसमें चीनी कोस्ट गार्ड और एक संदिग्ध अमेरिकी नौसैनिक हेलीकॉप्टर को आमने सामने देखा गया। यह घटना बीजिंग और वाशिंगटन के बीच पहले से मौजूद भू राजनीतिक खिंचाव को और बढ़ा सकती है। वीडियो में दिख रहा है रोटर क्राफ्ट अमेरिकी
सिक्रो स्काई MS-60R जैसा प्रतीत होता है, जो अमेरिका के साथ साथ प्रशांत क्षेत्र के कई सहयोगी देशों की नौसेना द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि यह मुठभेड़ कब और कहां हुई, लेकिन इसका स्थान ताइवान स्ट्रेट बताया गया है, जो चीन और ताइवान के बीच का सकरा समुद्री क्षेत्र है, मात्र 130 किलोमीटर चौड़ा। चीन ने लंबे समय से इस क्षेत्र में बाहरी सैन्य गतिविधियों का विरोध किया है और चेतावनी दी है कि वह दक्षिण चीन सागर या ताइवान स्ट्रेट में किसी भी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये वही जलडमरू मध्य है जहां से दुनिया के लगभग 30% कंटेनर ट्रैफिक गुजरता है। इस घटना के सामने आने के बाद अमेरिका की ओर से ना तो पुष्टि हुई है और ना ही खंडन, ना ही पेंटागन और ना ही जापान में तैनात अमेरिकी 7 फ्लीट ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं दो परमाणु शक्तियों के बीच तनाव को नियमित सैन्य टकराव में बदल सकती हैं, जो गलती से भी टकराव का रूप ले सकती है। चीन का दावा है कि ताइवान उसका अभिन्न हिस्सा है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र लोकतंत्र मानता है। अमेरिका ताइवान को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं देता, लेकिन वह ताइवान रिलेशंस एक्ट के तहत उसकी सैन्य सहायता करता है और ताइवान की सुरक्षा का समर्थन करता है। अमेरिका अक्सर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन अभियानों के तहत अपने जहाजों को इस क्षेत्र में भेजता रहा है। इस बार भी अंदेशा है कि MS-60R संभवतः किसी ऐसे ही मिशन के तहत उड़ान पर था। चीन इसे उकसावे की कार्रवाई मानता है और यह घटना इसी सिलसिले की एक कड़ी हो सकती है। विश्लेषकों का कहना है कि यह फुटेज केवल सैन्य शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि कूटनीतिक चेतावनी भी है। चीन यह संकेत देना चाहता है कि अगर अमेरिका पीछे नहीं हटा तो उसके पास सैन्य प्रतिक्रिया का विकल्प खुला रहेगा। बीजिंग का यह रुख तब सामने आया जब अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर, चिप टेक्नोलॉजी प्रतिबंध और साउथ चाइना सी में सैन्य मौजूदगी को लेकर पहले से ही तनाव बना हुआ है। अगर ऐसे एनकाउंटर और बढ़े तो यह सिर्फ मीडिया फुटेज तक सीमित नहीं रहेगा, यह समुद्र में एक सीमित सैन्य संघर्ष को भी जन्म दे सकता है। यूक्रेन के जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट एक बार फिर खतरे के घेरे में आ गया है। शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पुष्टि की कि उसके निरीक्षण दल ने पावर प्लांट के पास जोरदार धमाके सुने और प्लांट से करीब 1200 मीटर दूर एक क्षेत्र से धुआं उठता देखा। IAEA के अनुसार ये प्लांट हमला न्यूक्लियर प्लांट के एक सहायक सुविधा केंद्र पर हुआ है। ये क्षेत्र प्लांट की सुरक्षा सीमा से बाहर है, लेकिन इतनी नजदीकी में है कि किसी भी बड़ी दुर्घटना की स्थिति में रेडियो एक्टिव रिसाव की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जापोरिजिया प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। यह युद्ध के शुरुआती दिनों में ही रूसी नियंत्रण में आ गया था, लेकिन यूक्रेनी कर्मचारियों की निगरानी में संचालन जारी है। इस प्लांट पर बार बार हमले और गोलीबारी के खतरे आती रही हैं। खबरें लगातार आती रही हैं, जिससे न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप को परमाणु संकट का खतरा बना रहता है। IAEA ने शनिवार को अपने बयान में चिंता जाहिर करते हुए कहा कि टीम घटनास्थल की निगरानी कर रही है और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार कोई रेडियो एक्टिव रिसाव नहीं हुआ है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि हमला किसने किया। यूक्रेन और रूस एक दूसरे पर प्लांट को खतरे में डालने का आरोप लगाते रहे हैं। यूक्रेन का आरोप है कि रूस प्लांट को हथियारों के ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वहीं रूस का दावा है कि यूक्रेन की सेना जानबूझकर इस संवेदनशील इमारत को निशाना बनाती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सहानुभूति बटोरी जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसी भी कारण से ZNPP में कोई सीधा हमला होता है या रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक होता है तो वह चेरनोबिल जैसी त्रासदी को दोहरा सकता है। इसकी चपेट में यूक्रेन के अलावा पोलैंड, रोमानिया और पश्चिमी रूस जैसे देश भी आ सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसी ने कई बार चेतावनी दी है कि प्लांट को डिमिलिटराइज जोन घोषित करना जरूरी है, लेकिन रूस और यूक्रेन दोनों इस प्रस्ताव पर कोई स्पष्ट सहमति नहीं दे पाए। बड़ी बात तो यह है कि यह घटना ऐसे समय पर सामने आई है जब वैश्विक मंच पर रूस और यूक्रेन युद्ध की एक कूटनीतिक राह की खोज की जा रही है। ऐसे में जापोरिजिया जैसे संवेदनशील जगहों पर हमले उन प्रयासों को कमजोर करते हैं। इस घटनाक्रम ने फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि युद्ध के दौरान परमाणु स्थलों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। IAEA और UN को इस पर सख्त और तकनीकी रूप से प्रभावी समाधान खोजने होंगे, क्योंकि एक चूक लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर सकती है।